नमस्ते बच्चों। आज हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राजसत्ताएं थीं उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएं अस्तित्व में थीं। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते हैं। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। कर्नाटक के होयसल वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। पहला वंश कोंकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश दक्षिण कोंकण पर तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण। यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहां की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस बीच की कालावधि में मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध के दाही राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए। उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे। गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के विभिन्न मंदिरों को लूटा और वहां की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। बख्तियार खलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध ग्रंथालय जला डाला। उत्तर की सुल्तान शाही। ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गौर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वो दिल्ली का सुल्तान बना। ईस्वी सन 1210 में इसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, इसलिए उसके अनगिनत शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हो गया। विजयनगर राज्य। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली के केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी इन 2 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के 2 भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेना में सरदार थे।
मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरियर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था। हरियर विजयनगर का प्रथम शासक बना। हरियर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले गया। कृष्णदेवराय ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई। कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। उसके शासनकाल में विजयनगर में राम मंदिर और विठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालिकोट में एक और आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरिश शाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय के बीच ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। बहमनी राज्य मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इसने बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी की स्थापना की। महमूद गवा बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था। उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया। सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बिदर में अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। मोहम्मद गुआ के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य की बरहाड़ की इमाद शाही, बिदर की बरिश शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही ये 5 खंड बने। मुगल सत्ता ईस्वी सन 1526 में दिल्ली की सुल्तान शाही समाप्त हुई और वहां मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था। वह मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था। भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी सुल्तान था और वह राज्य का प्रशासन चला रहा था। सुल्तान शाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलत खान लोदी प्रमुख अधिकारी था। इब्राहिम लोदी तथा दौलत खान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया और यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना ने प्रभावशाली कार्य किया। राणा सांगा की सेना हार गई। ईस्वी सन 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर के बाद हुमायूं ईस्वी सन 1530 से 1539 और ईस्वी सन 1555 से ईस्वी सन 1556 तक राजगद्दी पर बैठा।
हुमायूं के कार्यकाल में शेरशाह ने उसको पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन पर सूर्यवंश की स्थापना हुई। हुमायूं के पश्चात अकबर ईस्वी सन 1556 से 1605 तक सत्तासीन हुआ। ईस्वी सन 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था। अकबर संपूर्ण भारत को अपने अधीन लाने की महत्वाकांक्षा रखता था। अकबर के बाद जहांगीर ईस्वी सन 1605 से ईस्वी सन 1628 तक शासक बना। उसके कार्यकाल में उसकी पत्नी नूरजहां ने प्रभावी ढंग से शासन चलाया। जहांगीर के पश्चात शाहजहां ईस्वी सन 1628 से ईस्वी सन 1658 तक राजगद्दी पर बैठा। शाहजहां के बाद औरंगजेब ईस्वी सन 1658 से ईस्वी सन 1707 तक दीर्घ अवधि तक शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य चरमरा गया। अकबर मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था। अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसको विरोध हुआ। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती द्वारा अकबर के विरुद्ध किया गया संघर्ष उल्लेखनीय है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान और त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर बना। चांद बीबी, ईस्वी सन 1595 में मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या में हुआ। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया, परंतु निजाम शाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आया। रानी दुर्गावती, विदर्भ का पूर्व क्षेत्र, उसके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का पश्चिमी क्षेत्र, मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। मध्यकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति पाई, परंतु घुटने नहीं टेके। अकबर एक सुविज्ञ और सजग शासक था। उसकी धार्मिक नीति उदार और सहिष्णु थी। वह सभी धर्मों की जनता के साथ समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के उदार तत्वों का समन्वय करके अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, लेकिन उसने दीन इलाही स्वीकार करने के लिए किसी को भी अनिवार्य नहीं किया। औरंगजेब, बादशाह शाहजहां के ने पुत्रों में से औरंगजेब सत्ता की स्पर्धा में सफल होकर पिता को बंदी बनाकर ईस्वी सन 1658 में बादशाह बन गया। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शुको धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रसिद्ध था। उसने 50 से भी अधिक संस्कृत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। औरंगजेब बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक और पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूर्व में असम, दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुंडा की कुतुबशाही को नष्ट करके उनके प्रदेश अपने राज्य में मिला लिए। ओहमों के साथ संघर्ष, ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी में शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप से बस गए। वहां इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। स्थानीय लोग इन लोगों को अहोम कहते थे। औरंगजेब के कार्यकाल में अहोम और मुगलों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष चलता रहा। मुगलों ने अहोमों के प्रदेशों पर आक्रमण किया। सभी अहोम गदाधर सिंह ने नेतृत्व में संगठित हुए। लाक्षित बड़कुफन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का अवलंब किया।
असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ। सिखों के साथ संघर्ष। सिखों के 9वें धर्मगुरु गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध जताया। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया और 1675 ईस्वी में उनका सिर कटवा दिया। उनके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित करके उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया। उन्होंने योद्धा सिख युवाओं का एक दल स्थापित किया। इस दल को खालसा दल कहते हैं। आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था। औरंगजेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। उसकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। इस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में आए और नांदेड़ में निवास करने लगे। ईस्वी सन 1708 में उन पर आक्रमण हुआ। इसी हमले के फलस्वरूप कालांतर में उनकी मृत्यु हुई। राजपूतों के साथ संघर्ष। अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था, परंतु राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके राज को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के अल्पायु बेटे अजित सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। दुर्गादास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने राजपुत्र अकबर को मारवाड़ भेजा। राजपुत्र अकबर स्वयं राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में महाराष्ट्र के मराठों से भी सहायता लेने का प्रयास हुआ। मारवाड़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को जारी रखा। मराठों के साथ संघर्ष। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रुओं के साथ मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। उनकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण में आया, परंतु मराठों ने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की।